आज हम बात करेंगे रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के बारे में। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा होती क्या है? देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा मतलब शरीर की शिक्षा। ठीक है, यहाँ पर हमने शारीरिक शिक्षा में ये भी पढ़ा था कि मनुष्य के जो सर्वांगीण विकास होता है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा कहते हैं। किंतु यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। रूपांतरित है क्या? देखो, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा मतलब होता है कि जो विशेष प्रतिभा वाले बच्चे होते हैं, विशेष मतलब या हम ये कह सकते हैं असक्षम बच्चे होते हैं। देखो, एक बच्चे होते हैं सक्षम, और इन्हीं में अगर हम ये कह देते हैं कि बच्चे कैसे हैं? असक्षम है। असक्षम का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो खेलने में सक्षम नहीं हैं, उन बच्चों के लिए हमें रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा अगर हम बात करते हैं रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है क्या, तो हम ये कहेंगे डायरेक्टली कि ये शारीरिक शिक्षा का ही क्या है, एक उपविषय के रूप में काम करता है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जो शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा का ही एक उपविषय है जिसे हमने कहा रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। ठीक है, इसमें हम कैसे बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो असक्षम है, यानी कि खेलने कूदने में जो बच्चे असक्षम होते हैं, या हम जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, तो वहाँ पर विशेष प्रतिभा वाले बच्चे बताए गए हैं। विशेष प्रतिभा का मतलब ये होता है कि अगर हम साइकोलॉजी की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ विशेष का मतलब ये नहीं होता कि कोई बच्चा होशियार है। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे बच्चे जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि, और यहाँ पर आपको दिया है असक्षम बच्चे, यानी कि असक्षम बच्चों को या असहाय बच्चों को हम क्या कहते हैं? विशेष प्रतिभा वाले बच्चे कहते हैं। डायरेक्टली अगर याद रखने के लिए हम याद रखें तो हम हैंडीकैप शब्द को याद रख सकते हैं असक्षम बच्चों के लिए, यानी कि ऐसे बच्चे जो शारीरिक या मानसिक रूप से क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं। तो उन बच्चों के लिए रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ने का मतलब क्या है कि जो ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक दृष्टि से या मानसिक दृष्टि से क्या है, शारीरिक शिक्षा प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले सकते, उन्हें तैयार करने के लिए हमें रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ी है। तो अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले देखो, यहाँ ऐसे बच्चों को, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि उनकी चिकित्सा प्रणाली के द्वारा उनमें सुधार किया जाए, फिर उन्हें खेलने योग्य बनाया जाए, या फिर अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चिकित्सा प्रणाली से सुधार जिनमें नहीं हो सकता है, तो उनमें उनके लिए अलग से माहौल तैयार करना पड़ेगा। तो अलग से माहौल तैयार करने के लिए हमने रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में यहाँ पर स्पेशल ओलंपिक होता है, किंतु हम भारत से पहले बात करेंगे पूरे विश्व की। तो जो विश्व है, विश्व में अगर हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले असक्षम बच्चे जो थे उनके लिए शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो फिर आपको जाना है दूसरा विश्व युद्ध। यानी कि अगर हम बात करते हैं दूसरा विश्व युद्ध की, तो दूसरे विश्व युद्ध में हुआ क्या था कि जो सैनिक थे, देखो सैनिकों के इंजरी होने के बाद, जैसे 1948 की बात है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 1939 से 1945 तक आपका चला था। अब इस युद्ध के दौरान कुछ जो सैनिक थे वो क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। और घायल होने के बाद में हुआ क्या था कि एक ब्रिटेन के डॉक्टर थे, यानी कि एक चिकित्सालय था जिसमें कुछ सैनिक भर्ती थे। ब्रिटेन के जो डॉक्टर थे जिनका नाम था आपका गुडविन गुटमैन, आपको ये नाम ज़रूर याद रखना है। उनका नाम था गुडविन गुटमैन। तो ये देखो, ये कौन थे? ये उस चिकित्सालय के चिकित्सक थे, और चिकित्सक का मतलब ये था कि ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे डॉक्टर थे जो रीढ़ की हड्डी वाले मरीजों को देखते थे। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो कुछ सैनिक इनके यहाँ पर आए, आप याद ऐसे रख सकते हैं कि कुछ सैनिक इनके यहाँ पर भर्ती थे। अब इन्होंने देखा कि जो सैनिक होते हैं या खिलाड़ी होते हैं उनमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती ही है, यानी कि हम अगर बात करते हैं खिलाड़ी की, तो खिलाड़ी में भी क्या होता है कि अपने आप को साबित करने की स्थिति, मतलब इच्छा हमेशा रहती है। तो सैनिकों में भी यही इच्छा जागृत हो रही थी। तो 1948 में क्या हुआ, सबसे पहली बार जो डॉक्टर थे इन्होंने अपने जो मरीज़ थे तो उनसे बात करनी चाहिए, और उनसे बातों में ये कहा कि अगर आप लोग खेलना चाहते हैं तो मैं आपको खिलाने का प्रस्ताव रख सकता हूँ।
चूँकि यहाँ पर जो भी सैनिक यहाँ पर आपके चिकित्सालय में भर्ती थे वो क्या थे, वो स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी की बीमारी से ग्रसित थे। तो उसके आधार पर इन्होंने सबसे पहली बार ऐसे मरीजों को लिया जो रीढ़ की हड्डी से ही कमज़ोर थे। तो उन्होंने क्या कि किसी को चोट लगी थी, ठीक है कि, तो यहाँ पर क्या हो गया था कि ऐसे सैनिकों को लेकर इन्होंने 1948 में सबसे पहली बार क्या किया था, ऐसे बच्चे यानी कि ऐसे खिलाड़ी, ऐसे खेलों का आयोजन किया जो हम ये कह सकते हैं कि जो क्या थे आपके विशेष प्रकार के खेल थे। विशेष का मतलब था कि इसमें केवल सैनिकों ने ही भाग लिया था, ठीक है। अगर हम यहाँ शुरुआत की बात करते हैं कि क्योंकि देखो जैसे यहाँ 1948 आया, तो 1948 के बाद आया था 1949। तो यहाँ पर एक डेफा ओलंपिक की शुरुआत की गई थी, डेफा ओलंपिक। तो जो डेफा ओलंपिक था इसकी शुरुआत आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेफा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1949 है। अब डेफा ओलंपिक क्या था? डेफा ओलंपिक यही था कि जैसे हमने यह कहा था कि ये जो सैनिक थे, ठीक है, इनके लिए सबसे पहली बार एक ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो भी खिलाड़ी भाग ले रहे थे वो सभी सैनिक थे। और दूसरी बात ये थी कि सभी क्या थे, शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, यानी कि शारीरिक रूप से जैसे हम कह सकते हैं हैंडीकैप या विकलांग थे। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहली बार डेफा ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। हालांकि वर्तमान में भी हमारे यहाँ डेफा ओलंपिक चलता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो डेफा ओलंपिक है तो ये क्या होता है कि 4 सालों में एक बार होता है। यानी कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डेफा ओलंपिक कितने वर्षों के बाद होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 4 वर्षों के बाद होता है। और 2019 का जो डेफा ओलंपिक था, यानी कि शीतकालीन डेफा ओलंपिक 2019 का, वो कहाँ पर हुआ है? इटली में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 2019 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुआ है? आपका इटली में हुआ है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी देखो 2 प्रकार के ओलंपिक का आयोजन किया जाता है कि शीतकालीन और आपका ग्रीष्मकालीन। तो 4 वर्षों के बाद प्रत्येक ओलंपिक होता है। और ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं तो 2017 में हुआ था ये टर्की में, यानी कि तुर्की में। हम ये कह सकते हैं कि अगर ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं तो 2017 है, और ये कहाँ हुआ था? आपका तुर्की में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि डेफा ओलंपिक अगर ग्रीष्मकालीन की बात करेंगे तो क्या होगा? 2017 होगा, और शीतकालीन की बात करेंगे तो 2019 होगा। डेफा ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपकी 1949 से। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैसे खिलाड़ी भाग लेते हैं, यहाँ पर बहादुर खिलाड़ी भाग लेते हैं। और ये एक और कंडीशन यहाँ पर रहेगी कि ये विश्व का सबसे बड़ा बहादुर खिलाड़ियों का ओलंपिक कहा जाता है। यानी कि बहादुर का मतलब वही है कि हैंडीकैप खिलाड़ियों का सबसे बड़ा ओलंपिक किसे कहा जाता है? तो वो क्या होगा आपका? यह खेल प्रतियोगिता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? डेफा ओलंपिक। यानी डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हैंडीकैप या हम कह सकते हैं बहादुर खिलाड़ियों का सबसे बड़ा जो खेल प्रतियोगिता होती है उसे क्या कहते हैं? हम डेफा ओलंपिक कहते हैं। और लास्ट बार ये देखो शीतकालीन हुआ था 2019 में इटली में हुआ था, और ग्रीष्मकालीन हुआ था 2017 में आपका तुर्की में हुआ था। शुरुआत कब से है इसकी? 1949 से। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो हम बात कर रहे थे कि 1948 में ऐसे भी डायरेक्टली बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से देखो कैसे बनेगा। जो गुडविन आपके गुडमैन थे, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये आपसे ये पूछ सकता है कि विश्व में सबसे पहली बार बहादुर खिलाड़ियों को खेलने के लिए या खेलने की शुरुआत किसने की थी, या खेलों की शुरुआत किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है कि बहादुर खिलाड़ियों को के लिए खेलों की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? गुडविन गुडमैन ने की थी सबसे पहली बार। और वो कब की थी? 1948 में। लेकिन यहाँ 1948 में होता क्या था कि 1948 में केवल सैनिकों ने भाग लिया था, और 1949 का जो ओलंपिक था यहाँ पर भी आपका डेफा ओलंपिक में केवल सैनिकों ने ही भाग लिया था। यहाँ पर ऐसे सैनिक भाग लेते थे जो क्या थे? शारीरिक रूप से यानी कि कमज़ोर थे, या हम ये कह सकते हैं कि हैंडीकैप थे। फिर हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर इसी के लिए अभी 1960 में पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई है। यानी कि अगर हम फिर बात करेंगे कि बाद में अगर हम बात करें कि सबसे पहली बार देखो 1960 में क्या हुआ था? 1960 में आपका रोम ओलंपिक हुआ था, रोम में, ठीक है। और रोम में क्या हुआ था कि यहाँ सैनिकों के साथ में आम नागरिकों ने भी खेलना शुरू कर दिया था। तो ऐसी कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है कि जो आपका पैरा ओलंपिक है, देखो विश्व में अभी पैरा ओलंपिक होता है, जैसे डेफा ओलंपिक है, इसकी तरह का ही एक और होता है पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक की शुरुआत भी हमारी क्या है कि अगर हम देखते हैं कि सबसे पहली बार पैरा ओलंपिक की शुरुआत 1916 लिखा है, तो 1960 में सबसे पहली बार पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। पैरा ओलंपिक
पैरा ओलंपिक की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? सबसे पहली बार हम ये ध्यान रखेंगे कि 1960 में रोम में हुई थी। ये डेफा ओलंपिक था, ये इससे अलग ओलंपिक चलता है। लेकिन इस ओलंपिक में क्या हुआ था कि सैनिक तो भाग ले ही रहे थे। देखो यहाँ पर आपके क्या थे, सैनिक तो थे ही, सैनिकों के साथ क्या थे कि आम लोगों को भी यहाँ खेलने की परमिशन मिल गई थी। यानी कि ऐसा पहली बार हुआ था 1960 में, जब विकलांग सैनिकों के साथ में विकलांग जो आम नागरिक थे उन्हें भी पहली बार मौका यहाँ पर मिला था। क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा ओलंपिक था या ऐसा कौन सा ओलंपिक हुआ था जिसमें सैनिकों के साथ यानी कि पैरा सैनिकों के साथ पैरा आदमियों को यानी कि जो नॉर्मल आदमी थे, सामान्य सिटीजन हैं, तो उन्हें भी मौका मिला था। तो वो क्या था आपका 1960 का रोम का पैरा ओलंपिक था और यहाँ से पैरा ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, हालांकि इसका अगर हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका, तो आपको फिर ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे ये पूछ सकता है कि जो पैरा ओलंपिक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको ध्यान रखना है बोन आपका जर्मनी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो क्या है आपका बोन जर्मनी है। तो बोन जर्मनी में क्या है आपका पैरा ओलंपिक का मुख्यालय है। देखो याद आप ऐसे रख सकते हैं कि जो पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक का मतलब हमने विकलांग बताया। देखो याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, पैरा ओलंपिक का मतलब हमने बताया विकलांग बताया, और विकलांग का मतलब ये कि आपको अगर हाथ में चोट लगी है, पैर में चोट लगी, तो आपको ये कहा जाता है ना कि हाथ को चलाते रहो, नहीं तो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो आप जमने से याद रख सकते हैं जर्मनी। और देखो बोन का मतलब यहाँ आप हड्डी से भी याद रख सकते हैं कि जैसे हड्डियाँ जम जाती हैं, अगर आप हड्डी को नहीं चलाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ पर है आपका बोन, और बोन कहाँ पर पड़ता है आपका जर्मनी है। तो आप जमने से याद रख सकते हैं जर्मनी और बोन से याद रख सकते हैं हड्डी, यानी कि अगर आप हाथ पैर को नहीं चलाओगे तो जम जाएगा। तो जम जाने का मतलब है कि जर्मनी और बोन जर्मनी में इसका क्या होगा, मुख्यालय होगा। तो 1960 में क्या होगी, इसकी शुरुआत हुई। हालांकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे अभी लास्ट में जो पैरा ओलंपिक हुआ है, यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे हम बात करेंगे कि 2016 में जो ओलंपिक हुआ था पैरा ओलंपिक, तो 2016 का जो पैरा ओलंपिक है वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था। जैसे कि हम भारत में देवेंद्र झांझरिया को जानते हैं, जेवलिन थ्रो के जो खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, वो यहाँ पर क्या लेके आए थे, एक मेडल लेके आए थे। ठीक है, तो देवेंद्र झांझरिया का संबंध किससे, आपका जेवलिन थ्रो से। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट में अगर हम ये से देखो एक और कंडीशन आती है कि 2000, देखो यहाँ पर जो ओलंपिक होगा वो अभी नेक्स्ट ओलंपिक कब होगा, 2020 में होगा, क्योंकि ओलंपिक भी आपके 4 सालों के बाद होते हैं। तो अब कौन होगा, 2020 में होना था। तो देखो 2020 में अभी कोरोना की महामारी चली है। ठीक है, अभी तक ओलंपिक का कोई निर्धारित नहीं किया गया। हालांकि 2020 में जो ओलंपिक होना था ये होना था आपका टोक्यो में। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका 2020 का ओलंपिक होना था वो टोक्यो जापान में होना था। हम पैरा ओलंपिक की बात कर रहे हैं। ओलंपिक में हमने अलग से पढ़ा ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी और कौन सा ओलंपिक चला, भारत के कितने मेडल थे। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो देखो हम बहादुर खिलाड़ियों को पढ़ रहे हैं, तो बहादुर खिलाड़ियों में हमने पढ़ा डेफ ओलंपिक सबसे पहली बार 1949 में हुआ था, 4 सालों के बाद था। ठीक है, अभी लास्ट में कहाँ हुआ था, इटली में हुआ। 2017 में कहाँ पर हुआ था, ग्रीष्मकालीन तुर्की में हुआ था। और फिर यहाँ पर पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1960 में, सैनिकों के साथ में आम नागरिकों ने भाग लेना शुरू किया था। ठीक है, पैरा ओलंपिक का मुख्यालय कहाँ है, बोन आपका जर्मनी है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट का पैरा ओलंपिक हुआ था आपका 2016 में रियो डी जेनेरो, और यहाँ पर आपका क्या है 2020 का है, टोक्यो जापान में होना था। अभी तक ओलंपिक नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में चलते हैं कि देखो ये तो था हमारा विश्व का, अगर हमने देखा कि पैरा ओलंपिक या हम रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को लेकर विश्व में जो कार्यक्रम चले हैं उनके बारे में अभी हम दिख रहे थे। किंतु अगर हम भारत की बात करते हैं कि जैसे भारत है, तो भारत का जो रूपांतरित शिक्षा है इसको लेकर क्या आपका सहयोग रहा, यानी कि खिलाड़ियों को यहाँ पर कैसे बढ़ावा दिया जाता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि भारत में एक स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत की गई थी 2001 में। तो आपसे यही पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली बार 2001 में स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। स्पेशल का मतलब ये था कि यहाँ पर फिर वही कंडीशन आएगी कि ऐसे खिलाड़ी थे जो असक्षम थे, उन खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए तैयार करना था। लेकिन कैसे ओलंपिक के लिए, पैरा ओलंपिक के लिए। और पैरा ओलंपिक की बात हम कर चुके हैं 1960 में यहाँ पर शुरुआत हो रखी है, जबकि डेफ ओलंपिक की शुरुआत उससे
पहले हो रखी है। तो 2000 आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 2001 में हुई। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अनुसार हुई, तो फिर आपको पता है कि भारतीय जो खेल प्राधिकरण है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 की है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, 1982। और 1982 के एक्ट के अनुसार ही 2001 में स्पेशल ओलंपिक की शुरुआत हो रखी है, ठीक है। और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो यही था कि जो असक्षम खिलाड़ी हैं उन्हें ओलंपिक के लिए आपको क्या करना है, तैयार। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो स्पेशल ओलंपिक होता है वो किन खिलाड़ियों के लिए होता है, आपको ध्यान रखना है असक्षम खिलाड़ियों के लिए होता है। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य का मतलब क्या है कि उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार करना है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लास्ट में चलेंगे कि जैसे हमने कहा कि भारत में सबसे पहले जो मेडल देने वाले थे आपके पैरा ओलंपिक में वो कौन थे, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखने मुरलीकांत थे। यहाँ पर कौन थे, मुरलीकांत थे, मुरलीकांत। आपको ये भी मुख्य क्वेश्चन रहेगा कि जो भारत को सबसे पहली बार पैरा ओलंपिक में मेडल देने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, आपके मुरलीकांत थे। इन्होंने 1972 में मेडल दिया था, यानी कि 1972 का जो ओलंपिक था वो कहाँ था, हैम्बिल्टन था। और हैंडलबर्ग यहाँ का क्या था, हैंडलबर्ग में ओलंपिक हुआ था। और इस ओलंपिक में सबसे पहली बार भारत को पैरा ओलंपिकों में मुरलीकांत ने एक स्वर्ण पदक दिया था। ये भी ध्यान रखना है कि पदक कैसा था, आपका स्वर्ण था। दूसरी कंडीशन आपको ये भी याद रखनी है कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुरलीकांत का संबंध किससे है, तो मुरलीकांत का संबंध क्या था, ये तैराक थे, 50 मीटर फ्री स्टाइल के ये क्या थे, आपके तैराक थे, ठीक है, तैराक। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मुरलीकांत है उनका संबंध किससे है, आपका तैराकी से है, और तैराकी में भी फ्री स्टाइल से है। अभी तक अगर हम भारत के देखते हैं पैरा ओलंपिक में जो मेडल आए हैं वो कौन कौन से हैं। देखो महिलाओं ने भी, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार पैरा ओलंपिक में महिलाओं ने भाग कब लिया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि 1972 में ही महिलाओं ने भी यहाँ पर भाग लिया था। किंतु महिलाओं का यहाँ पर कोई उस समय मेडल नहीं था, वहाँ केवल व्यक्तिगत स्पर्धा में मुरलीकांत का ही एक तैराकी में मेडल था, स्वर्ण पदक, ठीक है। और अभी तक अगर हम बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर एक पूजा है, पूजा का संबंध किससे था, आपका तीरंदाजी से है, ये भी एक पैरा एथलीट हैं। उसके बाद आपकी दीपा है, शॉर्ट पुट से हैं, ये भी एथलीट हैं। और देवेंद्र झांझरे का, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जेवलिन थ्रो में वो मेडल लेके आए थे लास्ट वाले ओलंपिक यानी कि 2016 में, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा ओलंपिक है, पूरे ओलंपिक की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या था, आज का टॉपिक था हमारा रूपांतरित शारीरिक शिक्षा।